दीक्षा बिल्कुल चुप थी। वह ऐसी लड़की नहीं थी जो बिना वजह अपनी ज़िंदगी की खुशियों को रोध कर उन रिश्तों का शोक मनाती जो उसे सिर्फ तकलीफ़ देने के लिए बने थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में उसे कभी खुशी ना दी थी। आरव उन लोगों से बात ही कर रहा था, तभी दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई और जो लोग सामने खड़े थे उन्हें देख कर तो सभी दंग रह गए। आखिर ये लोग यहाँ क्यों आए थे? अब सुनिए पूरी कहानी। कल तुम्हारा पेपर है और तुम कह रही हो कि मुझे सुहागरात मनानी है। शायद तुम्हें इस रात के बारे में सही से जानकारी नहीं है। हाँ, आरव अपनी पत्नी दीक्षा को वार्निंग दे रहा था। आरव के साथ एक हादसे के तहत उसकी पत्नी बना दी गई थी। बच्ची नहीं हो, 4 महीने बाद तुम पूरे 18 साल की हो जाओगी। मुझे मेरा हक चाहिए, वरना मैं सबको बता दूंगी कि आप। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, आरव ने उसे आज पेपर देते हुए काफ़ी लेट हो चुकी थी। यूं तो पेपर 2 बजे ख़त्म होना था, लेकिन उसे आखिरी सवाल को हल करते हुए 2 बज गए। उसने मैम से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मांगा। पेपर तो उसने हल कर दिया था और अब उसकी तरफ से तसल्ली में थी, लेकिन उसकी सारी क्लास फेलो उसे छोड़कर चली गई थी और वह यहाँ अकेली थी। कुछ देर रुक कर वह दीक्षा का इंतज़ार करती रही, जो दूसरे इलाके में रहती थी, लेकिन काफ़ी देर बीतने के बाद दीक्षा भी उसे आती हुई दिखाई नहीं दी। मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा था। अचानक तेज़ बारिश होना शुरू हो गई थी। काफ़ी देर वह यूं ही स्कूल के अंदर खड़ी रही। जब सब लोग चले गए और छुट्टी का टाइम हो गया तो वह मजबूरन बाहर आ गई। फ़िलहाल कोई ऑटो रिक्शा या बस वगैरह कुछ भी चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था जिसमें बैठ कर वह घर पहुँचती। उसने काफ़ी देर तक बहन का भी इंतज़ार किया, लेकिन शायद वह भी जा चुकी थी। तभी वह अकेली यूं ही घर के रास्ते पर चल पड़ी। उसने यही सोचा था कि अगर रास्ते में कोई चीज़ उसे मिल जाती है तो उस पर सवार होकर चली जाएगी, लेकिन काफ़ी देर चलने के बाद सुनसान रास्ते पर पहुंचकर उसे अजीब तरह के डर का एहसास होने लगा था। इधर शाम होने को आई थी और बादलों की वजह से मौसम बहुत बिगड़ रहा था और अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन उसे फ़िलहाल अपने समस्याओं का कोई भी हल नज़र नहीं आ रहा था। सड़क पर चलते हुए अचानक उसे दुकान में बैठे हुए 4-5 लड़के नजर आए, जो पहले तो उसे देखते हुए गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद ही वह अपने रास्ते पर चल रही थी, लेकिन उन लोगों ने इतने पर भी बस नहीं किया, उसके पीछे पीछे चल पड़े। बारिश से पूरी तरह भीग चुकी थी। उसने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा दिया, लेकिन वह लड़के कुछ ही दूरी पर उसके पीछे ही आ रहे थे। कभी वह गाना गुनगुनाना शुरू कर देते तो कभी उससे आवाज़ देने लगते, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। वह तेजी से भगवान का नाम जापने लगी और वह तेजी से कदम बढ़ाती हुई आगे की तरफ जा रही थी और दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, मेरी मदद के लिए किसी को भेज दे। आज उसे बहुत ज़रूरत थी, कोई उसकी मदद के लिए आ जाता, इससे पहले कि वह लड़के उस पर झपटते और उसे नोच डालते। अगर वे लड़के 1-2 होते तो शायद ये उनका डटकर मुकाबला भी करती, लेकिन इस वक्त नहीं। इस वक्त तो वह खुद बेहद डरी हुई थी और आसपास उसे कोई आता जाता भी दिखाई नहीं दे रहा था जो उसकी मदद करता। औरत चाहे जितनी भी हिम्मत और ताकत वाली हो और सामने 3-4 लड़के हों, तो वह अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में और कमज़ोर हो जाती है। सड़क के दूसरी तरफ से उसे एक बड़ी सी लाल रंग की गाड़ी जाती हुई दिखाई दी। उसे थोड़ा तसल्ली हुआ। उसने बिना सोचे समझे हाथ बढ़ाकर उस गाड़ी वाले से लिफ्ट मांग ली और वह गाड़ी भी उसके करीब आकर रुक गई। गाड़ी में मौजूद आदमी को जैसे अंदाजा हो चुका था कि वह लड़की है, सुनसान रास्ते पर अकेली जा रही है और बारिश की वजह से भीग चुकी है। इससे पहले कि वह दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठती, वह लड़के उसके इतने करीब आ गए कि वह खुद डरती हुई नज़रों से उन्हें देखने लगी। तभी गाड़ी का दरवाज़ा खुला और आरव बाहर आया। आखिर बात क्या है? तुम लोग कौन हो और इस लड़की को क्यों डरा रहे हो? वह थोड़ी तेज़ आवाज़ में गरजा। उन लोगों से बात की जब वहाँ पर एक लड़का उसको बदतमीजी से देखते हुए बोला, साहब, ज़्यादा हीरोपंती दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये लड़की चुपचाप हमारे हवाले कर दो और हमें अपनी बड़ी सी गाड़ी के डर से न डराओ। आरव ने एक नज़र उन सभी लड़कों पर दौड़ाई जिनकी उम्र करीब 20 साल थी, लेकिन वह अपनी हवस में अंधे होकर उस लड़की का पीछा कर रहे थे जो वो बड़ी मुश्किल से 17 साल की थी और डर से उन लड़कों को देखती हुई आरव को मदद की नज़रों से निहार रही थी। इससे पहले आरव कुछ कहता, उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और जमकर गाड़ी में बैठ गई, जैसे उसे यकीन ही हो गया हो वहाँ पर सुरक्षित है। लेकिन बाहर मौजूद लड़के उसे नोच कर रख जाएंगे या फिर अपने साथ घसीट कर ले जाएंगे। आरव गाड़ी में दरवाज़ा खोलकर झुका और थोड़ी देर के बाद जैसे ही वह बाहर निकला, वह लड़के उसे देखते ही रफू चक्कर हो गए।
वह शायद डर कर भाग गए थे या नहीं, लेकिन उसके हाथ में मौजूद गन से ज़्यादा डर चुके थे। लालच से ज़्यादा उनकी ज़िंदगी उनके लिए प्यारी थी। अगर ज़िंदगी रहती तो लड़कियां भी आती जाती रहती। सड़क से वह यूं गायब हुए थे जैसे गधे के सर से सींग। वह गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया। तभी उस लड़की ने उसे एक नज़र देखा और फिर नज़रें झुका ली तो उसका धन्यवाद करना चाहती थी, लेकिन उसने इतनी हिम्मत नहीं थी। कहाँ जाना है आपको? वह आराम से उस लड़की को बिना देखे उससे पूछने लगा। वह उसे अपने घर के बारे में बताने लगी। उसे काफ़ी लेट हो चुकी थी, लेकिन वह जल्द से जल्द अपने घर चली जाएगी। गाड़ी अभी थोड़ी ही दूर बढ़ी थी जब एकदम से ही गाड़ी में पड़े हुए मोबाइल की घंटी बजी और नंबर अटेंड करते हुए एक वार्निंग भरी आवाज़ गाड़ी में गूंजी। बॉस, काफ़ी देर से एक गाड़ी आपका पीछा कर रही है। आपको अपनी सुरक्षा के लिए गाड़ी दूसरे रास्ते पर कर लेना चाहिए। उसकी बात सुनते हुए आरव ने एक नज़र शीशे में देखा। सच में एक गाड़ी उसका तेजी रफ्तार से पीछा कर रही थी। वह शहर का मशहूर जाना माना बिजनेसमैन, अच्छा खासा नाम रखता था। शायद इसी वजह से लोगों में दुश्मनियों का भी मामला बना हुआ था। इसलिए बस आप प्लीज़ यहीं यू टर्न ले लें और ड्राइव करते रहें। थोड़ी देर के बाद गार्ड्स आपको घेर लेंगे। एक बार फिर गाड़ी में वो आवाज़ गूंजी तो उसने परेशानी से गाड़ी को मोड़ा और यू टर्न ले लिया और पास बैठी लड़की की दिल की धड़कनें तेज हुई थी। ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। मेरी माँ और भाई बहुत परेशान हो रहे होंगे। उससे पहले ही वह अपनी परेशानी खाई जा रही थी और अब उस आदमी ने गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लिया था। उसे बराबर पीछे से कोई वार्निंग मिलती जा रही थी। उसने अपनी गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लिया था। गाड़ी की स्पीड इतनी तेज़ थी, सीट बेल्ट लगाए रखने के बावजूद वह संभाल नहीं पा रही थी। आप प्लीज़ मुझे अपने साथ लेकर मत जाइए। आप ऐसा करिए कि मुझे अभी उतार दे। मैं खुद ही घर चली जाऊंगी, लेकिन मुझे अपने साथ लेकर मत जाइए। वह बार बार उस आदमी से विनती कर रही थी और वह उसकी बात नहीं सुन रहा था। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर वह उस वक्त उसे यहाँ से निकाल देता तो शायद उसके जान को भी खतरा होता, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता था। अपने साथ वालों की इज्जत की और जान की सुरक्षा करना वह खुद का कर्तव्य समझता था। थोड़ी देर के बाद वह एक शहर के हाईवे पर था जहाँ काफ़ी भीड़ हुआ करती थी। तब उसे बताया गया कि अब वह खतरे से पूरी तरह सुरक्षित है। उस सब की जांच वह बाद में करता, लेकिन इससे पहले उस लड़की से बात करना चाहता था और उसे उसके घर तक छोड़ना चाहता था, जिसने पूरा रास्ता उसका अच्छा खासा दिमाग को खपाया था। मुझे प्लीज़ घर छोड़ दो, भगवान के लिए। उसने अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़ दिए। वह लड़की उसे बहुत मासूम लग रही थी। उस पर तरस खाता हुआ शायद वह बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी कि उसके घर वाले उसके साथ क्या सलूक करेंगे। लेकिन उसमें गलती उसकी नहीं थी, गलती आरव की भी नहीं थी। शायद किस्मत को कुछ ऐसे ही स्वीकार था। वह गाड़ी में बैठी बार बार रो रही थी, लेकिन आरव उसे समझा रहा था कि अगर वह इस वक्त उसे उतार देता तो यकीनन उसकी जान को खतरा था, लेकिन अपनी जान से ज़्यादा उसे उस वक्त अपने घर वालों का डर था। शायद इसलिए वह इतने डर की हालत में थी, जबकि वह भी बस उसे देखता हुआ ड्राइव कर रहा था। उस वक्त श्रीमती चंद्रावती बुरी हालत में थी। 2 बजे उसका पेपर ख़त्म हो जाना था, लेकिन अब 6 बज चुके थे। वह घर नहीं आई थी। उन्हें परेशानियों ने आ घेरा था। उन्होंने एक बार अशोक को भी भेजा था, लेकिन अशोक ने उन्हें जाकर यही बताया वह चली गई है, क्योंकि आज उसे लेट होने की वजह से उसकी बहन उसे छोड़कर आ गई थी। काफ़ी देर वह यूं ही उसे आसपास ढूंढता रहा, लेकिन वह नहीं मिली थी और फिर वह घर आ गया। श्रीमती चंद्रावती का रो रो कर बुरा हाल था। उनके बस 3 ही बच्चे थे। आज 5 साल हो चुके थे उनके विधवा हुए और वह इसी तरह अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। तीनों बच्चों में दीक्षा सबसे बड़ी थी, जबकि अशोक उनका छोटा बेटा था। दीक्षा की उम्र करीब 18 साल की थी और अशोक उनसे 3 साल छोटा था। 4 साल पहले हरिंदर साहब की मृत्यु हो गई थी और वे लोग बेसहारा रह गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी और वह अपने बच्चों को पढ़ाई पूरी करवा रही थी। लेकिन अब एक अनजाने डर ने उन्हें घेर लिया था। दूसरी तरफ दीक्षा की बुआ ने उन लोगों को बहुत बातें सुनाई थी और पूरा घर शोर से भर दिया था। उनके सोच में भी ये नहीं था कि आज उनकी नंद उनके घर आ जाएगी। अरे भाभी, मैंने तुम्हें कहा भी था कि भैया के बाद उन्हें घर पर ही बैठा दो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। अब देख लो, रात होने वाली है और तुम्हारी बच्ची का कोई अता पता नहीं। वह अपने मुंह में जहर उगलते हुए पूरे घर को सर पर उठा रखा था। चंद्रावती अपनी नंद की बातों से बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन फिर भी उन्हें तसल्ली दे रही थी। उनका दिल कहता था कि उनकी बेटी कुछ भी बुरा नहीं कर सकती। आप परेशान क्यों होती हैं? वह थोड़ी देर में आ जाएगी। हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा काम निकल आया हो।
उन्होंने अपनी बेटी की साइड लेते हुए बोलना चाहा तो वह और ज़्यादा भड़क उठी। अरे हमें क्या पढ़ाओगी, कौन सा ऐसा काम है जो अब तक कर रही है वह। चंद्रावती उनकी बात सुनकर चुप हो गई थी। दरवाजे के सामने गाड़ी रुकी और चंद्रावती की नंद बड़ी हड़बड़ी से उठी। उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे उनकी सहेली का बेटा रवि आ गया हो। वह रवि और पंडित जी के साथ आज शादी की डेट लेने आए थे, क्योंकि आज उसका सेकंड लास्ट पेपर था और अब वह लोग चाहते थे कि उसकी विदाई करवा ली जाए। दीक्षा की बुआ कुंती अपनी सहेली के बेटे से दीक्षा का रिश्ता लगा रखा था। सहेली तो इस दुनिया में नहीं थी, उनकी मृत्यु हो गई थी और कुंती का रवि के पिता के साथ अफेयर चल रहा था। कुंती चाहती थी कि रवि की शादी दीक्षा से करवा दे और बचपन में ही रवि और दीक्षा की शादी करवा दी गई थी। शायद इन बच्चों को याद भी नहीं था और अब वे लोग विदाई करवाना चाहते थे। अब चंद्रावती के बस में कुछ भी नहीं था। उन्होंने बस चुपचाप अपने बच्ची का तमाशा देखती रहती थी। दरवाजे से झांकते हुए जो ही उन्होंने देखा तो उनके कदमों तले से जमीन निकल गई। बड़ी सी BMW गाड़ी से निकलता हुआ एक आदमी और फिर दूसरी तरफ से उसने दरवाज़ा खोला तो वो बाहर निकल आई। उन्होंने उसी वक्त ही सीना पीटना शुरू कर दिया। उस आदमी का लिहाज तक ना किया। ये लो भाभी, अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, देख लो आ गई गुल खिलाकर। अरे बेटा, कुछ नहीं तो माँ के भरोसे का तो लाज रख लेती। हाँ, उन्हें देखकर रवि का चेहरे का रंग बदला था, वहीं उनकी बात सुनकर आरव को भी अजीब लगा था। आरव ने भी सबको हैरान नज़रों से देखा। उसने एक नज़र घर के नंबर प्लेट पर और घर के सभी लोगों पर डाली और वापस पलट आया। उसे अच्छा नहीं लगा था उन लोगों के बीच में बोलना। ये उनकी आपस की बात थी। तभी कुंती बुआ आगे बढ़ी और उसे बाजू से खींचते हुए घर के अंदर ले गई। कुछ देर तो आरव वहीं खड़ा देखता रहा, फिर गाड़ी घुमा दी। किधर थी तुम? कब से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। चंद्रावती ने उसे देखते ही तड़प कर पूछा। मम्मी, कॉलेज से निकलते हुए मुझे देर हो गई थी। मुझे कोई ऑटो या रिक्शा नहीं मिल रही थी जिस पर सवार होकर आ जाती। बारिश और तूफान की वजह से ये सब दिक्कत आई है। फिर मैंने उनसे लिफ्ट मांगी तो ये सर मुझे यहाँ पर छोड़ गए हैं। उसने अपनी माँ को अपनी सारी बात बता दी। कुंती जल्दी से उसके तरफ बढ़ी। अरे कौन से सर? जिस सर के साथ रंगलियाँ मनाकर तू हमें बेवकूफ़ बनाना चाहती है। कुंती बहुत तेज़ी से आंखें दिखाते हुए बोल रही थी। उसने दीक्षा को बहुत उल्टी सीधी बातें सुनाई। कुंती ने कहा कि खुद तो अय्याशियाँ मनाकर आ रही हो, हमें ही उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ा रही हो। तेरी ऐसी बातों पर तो सिर्फ चंद्रावती ही विश्वास कर सकती है, हम नहीं। हमने तो जमाना देखा है, हम अच्छी तरह जानते हैं कोई भी आदमी, वह भी इतना अमीर, बिना किसी लालच के किसी लड़की पर ऐसे एहसान नहीं कर सकता। और उनकी बात सुनकर दीक्षा अब खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और फट पड़ी। दीक्षा बहुत तेज से चिल्ला रही थी और रो रही थी। बुआ अब बस कीजिए, मैं आपकी जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे आपके बारे में सब कुछ मालूम है, बस मेरी जुबान छोटी है, इसलिए आपके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकती। मुझे पता है रवि के पिता के साथ आप क्या क्या कुछ नहीं चल रहा, और ये मैं नहीं बोल रही। सभी लोग आप पर उंगलियां उठाते हैं, बस हम लोग बहुत बेबस हैं और कमज़ोर हैं, इसलिए आपको कुछ बोल नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं है आप मुझ पर कुछ भी इल्ज़ाम लगाएं और मैं सुनती रहूं। आप यहाँ से जा सकती हैं। अभी भी दीक्षा को चुपचाप खड़े होकर देख रहा था। उसने दीक्षा से कुछ ना कहा। दीक्षा ये सब कहती हुई चुपचाप अंदर की तरफ चल पड़ी थी, जब एक बार फिर उसे कुंती बुआ की आवाज़ सुनाई दी। अरे भाभी, तुम जो भी कहो, लेकिन रवि मेरी सहेली का इकलौता बेटा है और ये उसकी पत्नी है। इससे पहले कि रवि को कोई धोखा हो, मैं तो कहूँगी कि उसके टेस्ट करवा ली जाए। भले ही मेरे भाई की बेटी है, लेकिन मुझे आजकल की कॉलेज वाली लड़कियों पर जरा बराबर भरोसा नहीं। गुस्से से उसका खून खौल उठा था। वह जल्दी से पलटी और बिना किसी रिश्ते का लिहाज किए हुए बुआ के सामने जाकर खड़ी हो गई। अगर आपको इतना ही कॉलेज वाली लड़कियों से समस्या है तो फिर आपको अपनी बेटी का भी कॉलेज में एडमिशन नहीं दिलवानी चाहिए थी। क्या उसकी शादी करोगी तो उसके भी टेस्ट करवाओगी? पहली बात अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी, इसलिए वह गुस्से में चिल्लाते हुए उनको खरी खोटी जवाब देने लगी। जबकि उसकी हरकत पर चंद्रावती ने अपना दिल थाम कर उसे देखा। वह क्यों उन लोगों के साथ झगड़े को बढ़ा रही थी? अच्छी तरह जानती थी कि वे उनके ससुराल वाले हैं और फिर उसकी सगी बुआ है। वाह भाई, तुम्हारी तो अभी से जुबान खुल गई है और अभी से तुम्हारे पर निकल आए हैं। भाभी, ये तो बहुत अच्छा हुआ जो तुम्हारी बेटी ने अपना असली रंग दिखा दिया। अभी उनके मुंह में यही बात थी जब दरवाजे से रवि अंदर आता हुआ दिखाई दिया। उसने पलटकर रवि को देखा। वह उसे पसंद करने लगी थी। इस बात का उसने खुद से इकरार भी कर लिया था। रवि से उसकी शादी तो हो चुकी थी, दीक्षा अब उसकी पत्नी थी। रवि ये सब मामलों में एक शब्द भी नहीं बोला। वह चुपचाप अपनी आंटी और दीक्षा को देखता रहा।
जबकि ये सारा लड़ाई झगड़ा रवि के सामने ही हुआ था। फिर भी कुंती रवि के सामने अपनी सफाई देने लगी। वह एक टक होकर उसी को देख रहा था जो अभी तक बहादुरी से उसकी आंखों में देख रही थी। न जाने क्यों दिल के एक कोने में भगवान से ये प्रार्थना कर रही थी, काश आज रवि उसका साथ दे और उसकी पवित्रता का ऐलान कर दे। लेकिन उसके मुंह से निकलने वाले शब्द सुनकर वही सुन रह गई। उसका भरोसा बुरी तरह से टूटा था। आंटी आप जैसा कहें, अगर दीक्षा में कोई भी कमी हुई तो मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करूँगा। रवि की बात सुनकर दीक्षा का दिल उछलता हुआ महसूस हुआ था। उसने सोचा भी नहीं था कि आज उसके साथ इतना भयानक मजाक हो जाएगा। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरी बहन के लिए और रवि जीजू, आपने भी मेरी बहन पर भरोसा नहीं किया? अशोक ने आगे बढ़ते हुए कहा और अपनी बहन की तरफ से पक्ष लड़ना चाहा। जब कुंती बुआ उसकी बात सुनकर भड़क उठी थी। लो जी, अब ये 4 दिन का बच्चा भी हमसे जबान लड़ाएगा? अरे रवि, तुम्हारे ससुराल में अभी से ये इज्जत है। काश आज मेरा भाई जिंदा होता तो खड़े खड़े तुम लोगों के मुंह बंद करवा देता। अपने भाई की औलाद पर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाते हुए उनको जरा भी शर्म नहीं आ रही थी और आज अपने भाई को इसलिए याद कर रही थी कि उनकी हाँ में हाँ मिलाते। उनकी मौत को तो वह कभी याद नहीं करती थी। ईशा ने अब एक शब्द भी नहीं सुनना था। बस करो बुआ, जब आप अपने भाई के अनाथ बच्चों की कोई मदद नहीं कर रही थी, आपका कोई हक भी नहीं बनता हम लोगों पर बोलने का। हम अपनी ज़िंदगी को जी लेंगे चाहे जैसे मर्जी। चंद्रावती बार बार अपनी बेटी को आंखें दिखा रही थी। वह खुद पर काबू नहीं रख पाई और फट पड़ी। उसने रवि के आंखों में अपने लिए बुराई देख चुकी थी। अगर वह आज उसके साथ खड़ा नहीं था तो कल उसके साथ ये कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकता। उसे अब अच्छी तरह नज़र आ रहा था कि उसे सारी ज़िंदगी ही घुट घुट कर जीना पड़ेगा। इससे पहले की बात और ज़्यादा आगे बढ़ती तभी दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। दरवाज़ा खुला। दरवाजे से अंदर दाखिल होता आरव सबको चौंका गया था। आधे रास्ते पर जाते ही बार बार दीक्षा का ख्याल उसके दिमाग में घूम रहा था, जो इतनी ज़्यादा डरी हुई थी और उस लड़की में तो जरा बराबर भी कोई गलती नहीं थी। उसके बावजूद भी वह इतनी डरी हुई थी आने वाले हालत के बारे में। और फिर उसकी बुआ का चीखना चिल्लाना उसके दिमाग में घूम रहा था। अब उस घर में उसकी कोई जगह नहीं रहेगी। इसलिए वह सिर्फ इस बात की सफाई देने के लिए और दीक्षा का साथ देने के लिए वह वापस पलट आया था कि दीक्षा के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन वह ये नहीं जानता था एक बार फिर उसका पलट आना दीक्षा के लिए उसकी जान का वबाल बन सकता है। कुंती बुआ उसे देखते ही फिर से आग बगोला हो गई। अरे यही है वह आदमी जिसके साथ ये गुलछर्रे उड़ाकर आ रही थी, और देखो ना कैसे ये वापस भी आ गया इसका पक्षपाती बनकर। और ज़रूर इसे लगा होगा कि हम सब चले गए हैं। कुंती बुआ, अशोक, रवि सब लोग उसे हैरान नज़रों से देख रहे थे। वह वापस क्यों आ गया था? यहाँ पर तो पहले ही इतना बवाल मचा हुआ था और आरव ने आकर उसमें और आग डाल दिया और ये साबित कर दिया कि दीक्षा और उसका कोई चक्कर चल रहा है। बुआ सारे मोहल्ले को चीख चीख कर सर पर उठा चुकी थी। आप लोग मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि उसकी कोई गलती नहीं है। जब रवि ने बिना सोचे समझे आरव को कॉलर से पकड़कर धक्का दिया, आरव बिल्कुल परेशान हो गया। आज तक उसे इस तरह से किसी की हिम्मत नहीं हुई थी बात करने की। रवि ने इतनी बड़ी गलती कर दी थी। वह ये नहीं जानता था कि उसे इस गलती का भुगतान कैसे भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वह दीक्षा की इज्जत के लिए चुप हो गया। जब रवि ने एक बार फिर से धक्का देने के लिए हाथ उठाया, उसने बिना सोचे समझे हाथ घुमाकर रवि के मुंह पर दे मारा। 2 कदम पीछे जाकर गिरा। खून की एक नन्ही सी लकीर उसके होंठों से बह निकली थी। वह इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुका था अब और कुछ ज़्यादा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। दीक्षा बुरी तरह कांप रही थी, इतनी डर गई थी और वह ये सब नहीं चाहती थी। रवि बुरी तरह से लड़खड़ाता हुआ उठा और अपने साथ अपनी आंटी को लिया और कहा कि मैं दीक्षा को यहीं पर सभी के सामने डिवोर्स दूंगा और मेरा और इसका रिश्ता अब ख़त्म हो गया है और डिवोर्स पेपर 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। उस पर साइन कर देना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। कुंती बुआ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शायद वह यही चाहती थी कि रवि उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाए, इसलिए उसने इतना तूफान खड़ा किया था। चंद्रावती तो मुंह पर हाथ रखते हुए बैठती चली गई थी और दीक्षा वहीं खड़ी खड़ी आरव को देख रही थी। रवि को तो अपने मन में पति मान चुकी थी, इसलिए उसकी बात सुनकर उसे बहुत तकलीफ हो रही थी और इन सब की वजह वे आरव को समझ रही थी।
ये कच्चे उम्र की मोहब्बत दिल की बवाल बन जाती है और शायद दिल पर बहुत गहरा असर छोड़ जाती है। और दीक्षा के साथ भी यही हुआ था। अंदर ही अंदर वह रवि से मोहब्बत करने लगी थी और उसके साथ रहना चाहती थी। और इस हादसा ने उसके सारे सपने को चकनाचूर करके रख दिया था। उसे रवि से ये उम्मीद नहीं थी। जो भी था, दीक्षा के पापा ने उसके साथ उसकी शादी की थी। रवि और कुंती वे दोनों वहाँ से निकल आए। आरव भी वहाँ पर खड़ा अभी तक इस सारी समस्या को समझ नहीं पा रहा था। दीक्षा बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ी थी। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपको क्या ज़रूरत थी वापस आने की? और उसी वक्त मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे उतार दो। आरव को गिरबान से पकड़ते हुए दीक्षा बुरी तरह से चीख रही थी। उसकी आंखों से उसका गम बहे जा रहा था। न जाने क्यों उसे दीक्षा पर तरस आ गया। वह चुपचाप खड़ा अफसोस नज़रों से उसे देख रहा था, जैसे अंदर ही अंदर उसे बेहद गम हुआ हो। अशोक अपनी बहन की हालत को देखकर उसे बहुत दुख हुआ था, लेकिन वह तो बहुत छोटा था। वह तो कुछ भी नहीं कर सकता था। काश वह बड़ा होता या उसके पापा जिंदा होते। आरव अफसोस भरी शब्दों में कहने लगा, आंटी आप मुझ पर भरोसा करिए। इस सब में इसकी कोई गलती नहीं है। उस वक्त मैंने ही दीक्षा को गुंडों से बचाकर अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी। मेरा इरादा था कि इसकी इज्जत बच जाए और मैं इसे घर तक छोड़ दूं। लेकिन रास्ते में एक और नई समस्या ने मुझे घेर लिया था। मेरे पीछे मेरे कुछ दुश्मन लगे हुए थे जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, जिसकी वजह से बचते बचाते मैंने अपनी गाड़ी को दूसरे रास्ते पर मोड़ लिया था और उसी में बहुत देर हो गई। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मुझे माफ़ कर देना। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था कि इसके साथ ये सब कुछ हो जाएगा। और न जाने क्यों वो चंद्रावती को सफाई दे रहा था और वो बस चुप से उसका चेहरा देख रही थी। उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। वह कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती थी। उन्हें अंदाजा था कि उनकी बेटी अब अंदर ही अंदर रवि को पसंद करने लगी है। तो फिर उसे क्या ज़रूरत थी बाहर इश्क लड़ाने की? कोई बात नहीं बेटा, शायद ये सब कुछ हमारे नसीब में ही लिखा हुआ था। चंद्रावती का सब बहुत नरम पड़ गया था, जैसे अब वो बुरी तरह से हार गई हूँ। वह अच्छी तरह जानती थी कि अब मोहल्ले में कोई भी चंद्रावती की बातों का महत्व नहीं देगा और ना ही चंद्रावती की बेटी का अब कोई रिश्ता आएगा। और ये सारी बातें उस आदमी की वजह से ही हुई थी। रवि ने दीक्षा को खड़े खड़े डिवोर्स की धमकी देकर चला गया था। मैं अभी और इसी वक्त दीक्षा से शादी करना चाहता हूँ। आप कोई भी पंडित जी को बुला लीजिए। न जाने उसने क्या सोचकर कहा था। और चंद्रावती बिल्कुल आश्चर्य नज़रों से उसे देखने लगी। उनके पास अब उसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। हो सकता है दीक्षा इस चीज़ के लिए राजी ना होती, लेकिन अब नहीं। अब दीक्षा के पास भी कोई रास्ता नहीं बचा था कि वह इस चीज़ के लिए मना करती। अगर वह ऐसा करती तो दीक्षा की पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती। दीक्षा भी उसे बड़ी हैरान नज़रों से देख रही थी। वह क्यों अपनी ज़िंदगी उसके लिए बर्बाद कर रहा था? वह पढ़ा लिखा और इतना अमीर आदमी था और उसकी हैसियत के बारे में वो उसी वक्त जान गई थी। लेकिन वह एक मामूली हैसियत की लड़की थी जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, बस एक बेसहारा माँ और एक छोटा भाई। लेकिन अपनी माँ की आंखों में उम्मीद की किरण देखकर वह चुप हो गई। अब किस्मत उसे जिस रास्ते पर ले जाए वह चलने के लिए तैयार थी। नफरत की एक तेज चिंगारी उसकी आंखों में जलने लगी। उसे अब रवि नाम के आदमी से नफरत हो चुकी थी, जो उस पर इतना भी भरोसा नहीं कर पाया था और उसे खड़े खड़े इतना बेइज्जत करके चला गया था। तो वह क्यों उसका रोग लेकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। थोड़ी देर के बाद गांव के पंडित जी को बुला लिया गया और चंद्रावती और अशोक की ममता की छांव में दीक्षा के ऊपर आरव की प्यार की चुनरी उड़ा दी गई। चंद्रावती ने अपनी बेटी का कन्यादान आरव के हाथों में कर दिया था। उन दोनों की शादी हो गई। लेकिन पंडित जी ने कहा कि आज का दिन विदाई के लिए शुभ दिन नहीं है, इसलिए आप इसकी कल विदाई करवाइएगा और आज की रात दीक्षा यहीं पर रहेगी। दीक्षा की इस घर में आखिरी रात थी। चंद्रावती अब बहुत तसल्ली में थी। चंद्रावती को आरव के शब्दों ने अपने वश में कर लिया था। मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, कितना अच्छा इंसान है, उनकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। वह आदमी जो सिर्फ इंसानियत के नाते अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा चुका था और खड़े खड़े एक बेसहारा लड़की से शादी कर ली थी, वह कैसे उसे आधे रास्ते में छोड़कर जा सकता था। अब वह आंख बंद करके आरव पर यकीन कर चुके थे। अशोक भी बहुत खुश नजर आ रहा था। इतना हैंडसम बहनोई उसे शुरू से ही चाहिए था। जब वो इस दुनिया में आया भी नहीं था तभी उसकी बहन की शादी हो चुकी थी। अशोक अपनी बहन से पूरा 10 साल छोटा था और दीक्षा की शादी भी बचपन में हुई थी, जो बस नाम और मतलब के रिश्तेदार थे।
जिन्होंने बस मतलब की हद तक उनसे रिश्ता रखा था और फिर जब दिल चाहा उनसे रिश्ता तोड़ दिया, जबकि बाकी रिश्तेदारों ने तो इतना करना भी गवारा नहीं किया। बाप के मरने के बाद सारे रिश्तेदारों ने रिश्ते नाते ख़त्म कर लिए थे। आरव ने दीक्षा से शादी कर लिया था। उसे अपनी सारी समस्याओं को खुद ही सुलझानी थी। वह घर आ गया। न जाने आज उसने इतनी जल्दीबाजी में ये फैसला क्यों कर लिया था, जबकि वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी ज़िंदगी में ये फैसला क्या बदलाव ला सकती है। उसका रहन सहन पास के ही शहर में था और ये यहाँ पर अकेला रहता था, लेकिन 1 महीने में यहाँ गांव एक तो बार चक्कर लगाता था। यहाँ गांव में उसकी हवेली थी। शहर में उसने अपने बलबूते पर बिजनेस खड़ा किया था और उस बिजनेस में उसे तरक्की होती चली गई। वह 30 साल का जवान आदमी था। हर चीज़ की समझ बूझ अच्छी तरह से रखता था। उसने अब दीक्षा से शादी कर ली थी। दूसरे दिन पंडित जी के कहने के हिसाब से उसने सुबह सवेरे जल्दी से उठकर हल्की फुल्की शॉपिंग की। आरव ने किसी को भी अपने साथ इन्वॉल्व नहीं किया। फिलहाल आरव अपनी शादी के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता था। उसका इरादा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की मदद करना था और दीक्षा को इज्जत देकर उसकी ज़िंदगी में बदनामी को धोना था। उसके अलावा उसका कोई मकसद नहीं था और सीधा दीक्षा के घर की तरफ गाड़ी मोड़ ली थी। दरवाजे पर पहुंचकर उसने बेल बजाई थी तो जैसे वे लोग उसके इंतजार में बैठे थे, अशोक ने दरवाज़ा खोला और उसे देखकर वह खिल उठा। न जाने क्यों उन्हें अंदर ही अंदर शक था कि आरव हमें धोखे देकर तो नहीं चला गया, लेकिन वह अब उनके सामने खड़ा था। दीक्षा बिल्कुल चुप थी। वह ऐसी लड़की नहीं थी जो बिना वजह अपनी ज़िंदगी की खुशियों को रोंद कर उन रिश्तों का सोग मनाती जो उसे सिर्फ तकलीफ देने के लिए बने थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में उसे कभी खुशी न दी थी। आरव उन लोगों से बात ही कर रहा था, तभी दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई और जो लोग सामने खड़े थे उन्हें देखकर सभी लोग दंग रह गए। आखिर ये लोग यहाँ क्यों आए थे? आरव ने शॉपिंग बैग्स चंद्रावती के हाथ में थमा दिए और उसे जल्द से जल्द तैयार करने के लिए कहा। पीले कलर की साड़ी में दीक्षा बहुत खूबसूरत लग रही थी। चंद्रावती ने उसका हल्का फुल्का मेकअप किया था। हर लड़की की इच्छा होती है, चाहे उम्र के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, वह अपनी ज़िंदगी के सबसे खास दिन में कदम रखे तो सज संवर कर अपने पिया के घर चली जाए। और हो सकता है उनकी बेटी ने भी अपने लिए बहुत सारे सपने बुन रखे हों। अगर उसके सपने पूरे भी नहीं हुए तो इतना तो वह कर ही सकती थी कि उसके सपनों में हल्का फुल्का सा रंग भरने की कोशिश कर देती। वह अपनी तरफ से ये कोशिश पूरी भी कर चुकी थी। हल्के फुल्के मेकअप के साथ और भी मासूम लग रही थी। फिलहाल वह बिल्कुल चुप थी। कोई भी एहसास, कोई भी जज्बात उसके दिल में नहीं जाग रहे थे। ये बात सच थी, उसने रवि के साथ ही खूबसूरत ज़िंदगी के सपने देख रखे थे और रवि ने भी उन सपनों में उसका साथ दिया था। भले ही वह अक्सर उसको टोक देता, लेकिन वह फिर भी अंदर ही अंदर सपनों को बुनती रहती थी और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोच सोचकर शर्मा जाती थी। उसने दर्पण में अपने आप को देखा और फिर टिश्यू उठाकर अपने होठों पर लगी हुई लिपस्टिक को हल्का कर दिया। उसके इस हरकत से चंद्रावती ने उसे गुस्सैली नज़रों से देखा था। रहने दो मम्मी, मुझे खुशियों के रंग रास नहीं आते। उसके ऐसे बोलने पर चंद्रावती बहुत उदास हो गई थी। उसकी बात सुनकर चंद्रावती के आंखों में नमी आने लगी थी। वह अपने बाप की लाडली बेटी थी। आज जिस दोराहे पर खड़ी थी, उसके बाप ने अपने हाथों से ये रिश्ता तय किया था और उन लोगों को जुबान दी थी, लेकिन वह उस जुबान पर पूरा नहीं उतर पाए और वह इसे बीच राह में छोड़कर चले गए। लेकिन अब कुछ भी उनके बस में नहीं था। सब कुछ भगवान की मर्जी से हुआ था और चंद्रावती इसी फैसले पर खुश थी। चंद्रावती ने दीक्षा को गले से लगा लिया और कहने लगी, मेरी प्यारी बेटी, जिंदगी के खाली पन्नों में खुद ही लकीरें बनानी पड़ती हैं और इसमें रंग भी भरने पड़ते हैं। हर किसी को जिंदगी उसके हिसाब से नहीं मिलती, बल्कि उसके अधूरे पन्ने को खुद ही भरना पड़ता है। वह अच्छा इंसान है और भगवान ने उसे तुम्हारे किस्मत में लिख दिया है। अगर ज़िंदगी में उससे कोई गलतियाँ भी हो जाए या कोई भूल हो जाए तो उस इंसान की अच्छाई को ज़रूर याद रखना। उसने सारे मोहल्ले के सामने तुम्हें अपना नाम दिया है और इज्जत दी है और तुम्हें हर बुराई से बचा लिया है और तुम्हारा सहारा बन गया, जो तुम्हें ज़िंदगी में कभी झुकने नहीं देगा। मेरी बेटी, याद रखना, पति का घर ही तुम्हारा अपना घर है और जो लड़की इस बात को अपने पल्लू से बांध लेती हैं, उस लड़की से कामयाबी कभी अपना मुंह नहीं मोड़ती। उसने आज तक अपनी माँ की बात को रद्द नहीं किया था। उसने इस बात में सिर हिलाते हुए उनके माथे पर किस किया।
आज वह बिल्कुल अकेली हो गई थी और वे जानती थी कि चंद्रावती जितनी मजबूत बन रही हैं, उनका दिल अंदर से कट रहा होगा। लेकिन एक ना एक दिन तो ये दिन सब माँ बाप पर आता ही है, जब उन्हें अपने जिगर के टुकड़े को खुद से दूर करना होता है। चंद्रावती ने अपने हाथों से खाना बनाया और आरब को ज़बरदस्ती रोक लिया कि जो भी हो वो खाना खाकर ही जाए यहाँ से। और वह उन लोगों के मोहब्बत और प्यार के आगे झुक गया। खाना दोपहर का सबने मिलजुल कर खाया। चंद्रावती ने खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था। उनके हाथों का स्वादिष्ट खाना खाकर आरव बहुत खुश हुआ था। आंटी, सिर्फ आप ही इतना स्वादिष्ट खाना बना लेती हैं या आपकी बेटी को भी आता है इतना स्वादिष्ट खाना बनाना? उसने जानबूझकर ये बात छेड़ी थी क्योंकि वह चाहता था कि दीक्षा भी कुछ बोले, हल्की फुल्की बातचीत करे। शायद वह झिझक की वजह से कुछ नहीं कह पा रही थी। जब उसकी बात सुनकर चंद्रावती मुस्कुराई। हाँ बिल्कुल, मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बना लेती है। मैंने इसे सारे घर के काम सिखा रखे हैं। और चंद्रावती की बात सुनकर आरव ने नम आंखों से उन्हें देखा। थोड़ी देर के बाद आरव जाने के लिए तैयार था। दीक्षा अपने माँ के गले लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका सारा सामान अशोक ने गाड़ी में रख दिया। यानी कि वह आज हमेशा के लिए अपने पिया के घर जा रही थी। अपने पति के घर न जाने क्यों उसे अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। बाबुल का आंगन ऐसा आंगन होता है, ऐसा आंगन कहीं नसीब नहीं होता। गाड़ी में बैठे हुए भी वो बहुत रोए जा रही थी। आरव ने एक नज़र उसे देखा और फिर चुप हो गया। लेकिन उसे इतना रोता हुआ देखकर उसे बहुत दुख का एहसास हो रहा था। दीक्षा, प्लीज़ चुप हो जाओ। मैं तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा। तुम जब चाहे अपने घर अपनी माँ से मिलने आ जा सकती हो। उसने अपनी तरफ से उसे तसल्ली देनी चाहिए। जब उसने एक टिश्यू से नाक रगड़ते हुए आरव को देखा। ऐसे कैसे? आप मुझे आने देंगे? आपने तो खुद मुझसे कहा था कभी कभार मैं तुम्हें तुम्हारे मायके ले जाऊंगा। आरव उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। जो भी था वह उसके बोलने पर थोड़ा राजी तो हुई थी। उसने अच्छी तरह सोच लिया था कि वह हर रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से करेगा। क्यों, मैं तुम्हें क्यों कभी कभार लेकर जाऊंगा। तुम्हारा जब दिल चाहे तुम अपने घर आ जा सकती हो। आरव की बात सुनकर दीक्षा की आंखों में हैरानी उतर आई थी। आरव का दिल सच में बहुत अच्छा था। वह कुछ देर उसे हैरानी से देखती रही और फिर नज़रें झुका ली। अब उसके दिल में अनजाने से डर पैदा हो रहे थे। अब न जाने आरव के घर में कौन कौन होगा, वहाँ पर उसकी किस तरह स्वागत की जाएगी, और उसको लेने के लिए उसके साथ कोई भी तो नहीं आया था। ये सवाल उसके दिमाग में बार बार चल रहे थे, लेकिन वह बिल्कुल चुप थी। थोड़ी देर के बाद एक खूबसूरत घर के सामने उनकी गाड़ी रुकी और दीक्षा ने बड़ी हैरानी से नज़रें उठाकर उस घर को देखा। ये इतना बड़ा घर क्या आरव का है? दीक्षा के होठों पर मुस्कुराहट आई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा वह इतने बड़े घर में रहेगी और वहाँ पर अपनी मर्जी से ज़िंदगी बिताएगी। लेकिन बस वह आदमी ही बदला था जिसके साथ उसने सोचा था। बाकी सब कुछ तो वैसे का वैसा ही था। आरव ने गाड़ी से उतरकर साइड वाला गेट खोला और दीक्षा को बाहर आने के लिए कहा और दीक्षा साथ चलते हुए अपने घर के अंदर दाखिल हुआ। नौकर ने उन लोगों का सामान गाड़ी से उतारा और आरव के कमरे में ले गया और दीक्षा भी उसके पीछे पीछे कमरे में ही आ गई। आरव दीक्षा से कहने लगा, अब तुम ऐसा करो, अपना सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट करवा लो। तुम आज से वहीं रहोगी। तुम्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो नौकर यहाँ पर मौजूद हैं। ये तुम्हारा अपना घर है। और उसकी बात सुनकर वह हैरानी से उसे देखने लगी। उसका पति था और वह उसकी पत्नी थी, तो फिर वह अलग अलग कमरे में क्यों रहेगी? क्यों मैं आपसे दूर क्यों रहूँगी? हम एक ही कमरे में रहेंगे क्योंकि अब हम पति पत्नी हैं। पति और पत्नी तो एक ही कमरे में रहते हैं। दीक्षा की बात सुनकर उसको बड़ी हैरान नज़रों से देखने लगा और दीक्षा से कहने लगा, हाँ बिल्कुल, हम मियाँ बीवी हैं। लेकिन अभी मेरे ख्याल में तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। उसे अपने तरीके से नरमी से समझाने की कोशिश करने लगा। जब वह उसकी बात सुनकर एक कदम बढ़कर उसके पास आ गई। जी नहीं, मैं बिल्कुल छोटी नहीं हूँ। वह उसे छोटी कह रहा था और उसे अच्छा खासा बुरा लगा था। मेरे ख्याल में कल तुम्हारा पेपर है और तुम्हें उसकी तैयारी करनी चाहिए ना। आरव ने अपनी जान छुड़वाने के लिए उसने बात ही बदल दिया था। नहीं, वो मेरा लास्ट पेपर था। अब मेरे पेपर ख़त्म हो गए हैं। हर बात का फट से जवाब दे रही थी और उसकी बोलती बंद कर रही थी। आखिरकार वह चुप हो गया था और वह इठलाती हुई बेड पर बैठ गई। अब वह उसका पति था। जब वह पति स्वीकार कर चुकी थी तो फिर उसे क्या समस्या थी मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करने में?
उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी कि वह उसे छोटी क्यों समझ रहा था। इसी वजह से उसने झूठ भी बोल डाला कि उसका आखिरी पेपर था, जबकि 3 दिन के बाद उसका आखिरी पेपर था। उसकी तैयारी तो बाद में कर लेगी, लेकिन पहले उसको अपने पति के साथ रात बितानी थी। उस मकसद में वो कामयाब भी हो चुकी थी। आरव हैरानी से उसे देखता रहा। उसने अपने कपड़े भी बदल लिए। एक खूबसूरत ढीला ढाला नाइटी उसने पहन लिया। जब वॉशरूम से चेंज करके निकली, उसके चेहरे पर फैली हुई मासूमियत, सूखा सफ़ेद रंग और कंधों तक बाल उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। वह लंबी सी लड़की दर्पण के सामने खड़ी होकर अपने बाल सुलझाने लगी थी और अब उसे फुर्सत से देख रहा था। उसका फिगर उसे क़यामत लग रहा था, उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। क्या ये 18 साल की बालिग लड़की है जिसे मैंने शादी की है? क्या ये लड़की बालिग है? लेकिन उसने ये सोच लिया था कि वह फ़िलहाल उसके साथ किसी तरह का कोई भी संबंध नहीं रखेगा। आरव ने उसे पलटकर हैरानी से देखा। वह काफ़ी देर से खुद पर आरव की नज़रों को महसूस कर रही थी। आरव ने जल्दी से अपनी नज़रों को दूसरी तरफ किया और उठकर बाहर चला आया। कमरे से बाहर आने के बाद न जाने क्यों उसे अजीब सा डर महसूस हो रहा था। शायद कहीं वह जल्दीबाजी तो नहीं कर रहा था। उसके जाते ही दीक्षा ने जल्दी से अपनी किताबें निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। काफ़ी देर वे अंदर बैठी पढ़ती रही और फिर मोबाइल निकालकर माँ से बात करने लगी। उसने माँ को तसल्ली दी कि वो बहुत खुश है। उसकी बात सुनकर चंद्रावती मुस्कुरा दी थी। पूरे मोहल्ले में ही ये खबर फैल गई थी कि उसकी शादी हो चुकी है और शादी की खबर उसकी बुआ को भी हो गया था और उसके पहले पति को भी ये मालूम हो गया था। यानी कि अब रवि चुप बैठने वाला नहीं था। वह इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाला नहीं था। इसलिए अपने कमरे में मौजूद नफ़रत से उसी के बारे में सोच रहा था। दीक्षा रात को खाना खाने के बाद उसने घूम फिर कर सारा घर देखा। आज उसके घर में पहली रात थी और माँ के बगैर न जाने क्यों उसका दिल उदास हो रहा था। काफ़ी देर तक वह सारा घर को देखती रही। उस वक्त आरव स्टडी रूम में था। थोड़ी देर के बाद खाना तैयार हो गया और वह खाने की टेबल पर आ गई। आज सारा दिन उसने खाना नहीं खाया था। दोपहर को भी माँ के हाथ का खाना उसने बस हल्के फुल्के निवालों के साथ ही ख़त्म किया था और वे वहाँ चुप बैठी रही। लेकिन अब उसे काफ़ी भूख सता रही थी। आरब भी कमरे से बाहर आ गया था। खाना खाते हुए उसे बार बार तिरछी निगाहों से देख रहा था ताकि वह बिना किसी झिझक के पेट भरकर खाना खा ले। वह जिस तरह भी खाना खा रही थी उसे टोकना नहीं चाहता था। कहीं वह शर्मा ना जाए, वापस भूखी ना रह जाए। वह जैसी भी थी ठीक थी और रही सही कसर वह आरव को देखकर पूरी कर रही थी। वह उसे बार बार टोकना नहीं चाहता था, इसलिए चुप से खाना खाने के बाद वह उठकर अपने कमरे में चला गया और उसने टेबल पर मौजूद खानों पर अपना हाथ साफ किया। उसने अच्छी तरह पेट भरकर खाना खाया और अपने कमरे में आ गई। हो सकता है कि आज उसे अपनी माँ और बहनों के बगैर नींद ना आए। आरव लैपटॉप पर बैठा काम कर रहा था, पर दीक्षा सोफे पर किताब लिए बस खाली खाली पन्नों को देख रही थी। आरब ने एक नज़र उसे देखा। उसे दीक्षा की उदासी का अंदाज़ा हो चुका था। हो सकता है कि वह अपनी माँ और अपने घर वाले के लिए उदास हो। वह बस अपनी किताबों को घूर रही थी। आरब ने लैपटॉप साइड में रखते हुए उसे अपने पास बुलाया। वह कुछ झिझकते हुए किताब हाथ में लेकर बेड के करीब आ गई। उसे अपने पास बिठा लिया। तुम्हारा कल पेपर है ना? उसने पूछा तो दीक्षा ने नाम में सिर हिलाया। कल नहीं, परसों मेरा आखिरी पेपर है। उसे अंदर ही अंदर शर्मिंदगी हो रही थी कि उसने उससे झूठ बोला था, लेकिन आरव ने अपने चेहरे पर कोई भी असर नहीं आने दिया। उसने दीक्षा को अपने पास बिठा लिया और उसकी किताबों को देखने लगा। वह हल्की फुल्की बातें करते हुए उसे अपनी बातों में लगाकर उसके दिमाग को उलझा रहा था। थोड़ी देर के बाद उसे सही तरीके से पढ़ाने लगा और वह मुंह बनाकर उसे देख रही थी। उसके दिमाग से उदासी निकल गई और यही तो वह चाहता था कि वह उदास ना हो। बस करो, मैंने सारा पेपर याद कर लिया है, अब मैं और ज़्यादा नहीं पढ़ सकती हूँ। वह आरव की तरफ देखते हुए हल्का सा बुदबुदाई। जब उसने थोड़ी तेज़ आवाज़ में उससे कहा, तुम्हें अच्छी तरह ये सब कुछ क्लियर करके ही सोना है ताकि तुम्हें बाद में किसी तरह की परेशानी ना हो। और वह उसकी बात सुनकर रोनी सी शक्ल बना ली। आसमान से गिरा और खजूर में अटका। वह तो पहले ही पढ़ाई के नाम से दूर भागती थी। अब वह ऐसे इंसान के साथ आ चुकी थी जो उसकी पढ़ाई को लेकर ज़्यादा सीरियस था और वह उसे पढ़ाए जा रहा था।
बस करो, मैंने सब कुछ याद कर रखा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी देर के बाद वह अपनी किताबों को हाथ में लिए उठने लगी। जब आरब ने उसे बाजू से पकड़ते हुए खींचा और वह कटी हुई डाली की तरह उसके सीने से जा लगी, उसकी वजह से आरब के धड़कनों में खलबली पैदा हो गई। जब उसका गोरा बदन उसके बालों से लहराता हुआ खुशबू उसके नाक में गया तो वह खुद से बेकाबू होने लगा। दीक्षा का चेहरा और उसका चेहरा इतना करीब था कि दोनों की सांसें एक दूसरे को महसूस हो रही थी। दीक्षा जल्दी से पीछे हो गई। उसके पूरे शरीर में एक जलजला सा सवार हुआ था। धड़कनें इतनी बेकाबू हो चुकी थी कि उसके धड़कनों का शोर साफ साफ उसके कानों में सुनाई दे रहा था। आरब भी बस उसके चेहरे को देख रहा था, जहाँ पर कई रंग फैले हुए थे। वह जो कुछ देर पहले बड़ी बड़ी बातें बना रही थी कि उसकी पत्नी है, उसके कमरे में ही रहेगी, अब डर के मारे अपनी नज़रों से इधर उधर देख रही थी, जैसे उसके दिल की हालत बदल चुकी हो। थोड़ी देर के बाद उसने किताब रख दी और बेड पर आकर लेट गई। करवट बदलकर वह सोने की कोशिश कर रही थी। आरव उसकी पीठ को देखते हुए बार बार उसी के बारे में सोच रहा था। अगर उसके पास यूं ही सोती रही तो वह खुद पर से कंट्रोल खो देगा। लेकिन वह अभी उसकी मासूमियत को वक्त देना चाहता था। लेकिन वह लड़की उसके लिए परीक्षा बन रही थी। थोड़ी देर के बाद कमरे में उसकी भारी सांस गूंजने लगी। उसका मतलब था कि वह सो चुकी है। लाइट ऑफ करते हुए आरब भी सोने के लिए लेट गया, क्योंकि सुबह उसे जल्दी निकलना था। जब 10 बजे उसकी आंख खुली तो कुछ देर वह समझ नहीं पाई कि वह कहाँ है, और फिर खुद को उसके मजबूत बाजू के लपेटे में देखकर हड़बड़ाकर उठ बैठी। और उसके यूं उठने से आरब की आंख खुल गई। वह बिल्कुल उसके बाजू में सो रही थी और उसके सांसों ने उसका दिल धड़का दिया। वह न सिर्फ उसके पास से उठ गई, बल्कि बेड से उतरकर जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। और उसकी जल्दबाजी पर आरब के होठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। घड़ी पर टाइम देखते हुए उठने का इरादा करने लगा। थोड़ी देर के बाद वह वॉशरूम से बाहर आई तो दुपट्टा संभालते हुए बाहर चली गई, यानी कि वह उसे नज़रअंदाज कर रही थी, ताकि वह अपने आप को संभाल ले कि वह अभी उसके बाजू में सो रही थी। थोड़ी देर के बाद वह फ्रेश होकर बाहर आ गया। नाश्ते की टेबल पर उसने नाश्ता किया और फिर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। घर में आराम से रहना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो यहाँ पर तुम्हारे लिए नौकर हैं। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और अपना ख्याल रखना। आरव जब जाने लगा तो दीक्षा के माथे पर किस किया और प्यार से कहता हुआ जाने लगा, जबकि आरव की ऐसी हरकतों से दीक्षा अपने आप में सिमट गई। न जाने क्यों उसे उसके छूने पर अजीब से एहसास ने घेर लिया था। चंद्रावती, अशोक, उसकी छोटी बहनें सब उससे मिलने के लिए आए थे। उनके आने से वह बड़ी खुशी से खिल उठी। दोपहर में लंच उन लोगों के साथ ही किया और वे शाम को तसल्ली में होकर घर चले गए। उसने ड्राइवर को हुक्म दिया और ड्राइवर उन दोनों को घर तक छोड़ाया था। उनकी बेटी की ज़िंदगी खुशियों से भर चुकी थी। रात काफ़ी देर के बाद आरब घर आया था, लेकिन तब तक दीक्षा उसका इंतज़ार करते करते सो गई थी। उसने दीक्षा को सोया हुआ पाया, चुप से अपना कपड़ा चेंज करके लेट गया। उसे बड़ा अफसोस हो रहा था कि वह इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि उससे बात ही नहीं हो पाया कि वह रात को घर देर से लौटेगा। अगली सुबह वो पूरा दिन घर पर रहने वाला था, क्योंकि उसका पेपर भी था, इसलिए उसे खुद ही गाड़ी में लेकर जाना था। और पेपर होने के बाद आरब दीक्षा से कहने लगा वह अच्छे से तैयार हो जाए, ताकि वह उसे कुछ शॉपिंग करवाएगा और पार्लर भी लेकर जाएगा। ये बात सुनकर वो बेहद खुश हुई थी। जल्दी जल्दी वह तैयार होने लगी। आरब उसे तैयार होता देखकर कमरे से बाहर चला गया। तभी कमरे में मौजूद उसका मोबाइल बजने लगा। दीक्षा ने मोबाइल को देखा तो आरव की कॉल आ रही थी और वह कमरे में मौजूद नहीं था। मोबाइल बजकर चुप हो गया। फिर दोबारा से कॉल आने लगी। उसने आगे बढ़कर देखा तो नंबर सेव नहीं था, बस एक अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। उसने कपकपाते हुए हाथों से मोबाइल उठा लिया। न जाने अब आरब का उस पर क्या रिएक्शन होता, लेकिन हो सकता है कि किसी को कोई ज़रूरी काम हो। उसने यस का बटन दबाया और जो ही मोबाइल कान से लगाया तो सामने आने वाली खबर ने उसे चौंका कर रख दिया। वह वहीं सुन्न होकर खड़ी रह गई। दूसरी तरफ से अभी तक हेलो हेलो की आवाज़ आ रही थी, लेकिन उसके पास कोई शब्द नहीं थे। उसने मोबाइल बेड पर फेंक दिया। आंखों में ढेरों आंसू भर गए और हाथ पैर कांपने लगे। वह बेड पर ही बैठ गई। तभी आरव अंदर दाखिल हुआ और उसे यूं बैठा हुआ देखकर चौंक गया। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई?
उसने खाली खाली नज़रों से आरव को देखा और फिर मोबाइल उठाकर उसके हाथ में दे दिया। बधाई हो आरव, भगवान ने आपको बेटी दी है। और उसकी बात सुनकर आरव उसे देखता रह गया। फिर उसने मोबाइल को देखा और हड़बड़ी में इनकमिंग नंबर तलाश करने लगा, जहां कुछ देर पहले ही उसकी माँ की कॉल आई हुई थी। उसने दोबारा उस नंबर पर कॉल की और बात करता हुआ बाहर निकल गया, जबकि ये बेजान होकर दरवाजे की तरफ देखती रही। वह आदमी उसके साथ धोखा कर गया था, यानी कि ये आदमी शादीशुदा था। उसने अपना असली चेहरा सिर्फ 2 दिन तक ही छुपा के रख पाया था। उसे अपनी किस्मत पर अब रोना आ रहा था। मुकद्दर ने उससे अब सब कुछ छीन लिया था। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो सिर्फ उसके लिए बनी हो। थोड़ी देर के बाद आरव वापस आया और बैग उठाकर अपना सामान पैक करने लगा। वह सोफे पर बैठी चुप से उसे देखती रही। थोड़ी देर के बाद उसकी तरफ ध्यान दिया और उससे कहने लगा, मैं सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए हवेली जा रहा हूँ, तब तक तुम यहीं रहोगी। अपना ख्याल रखना और कोई भी ऐसी वैसी बात सोचने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें आकर सारी वजह बता दूंगा। जबकि दीक्षा उसकी बात सुनकर भड़क उठी थी। मुझे आपकी वजह जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे आपकी शान शौकत और पैसों की भी ज़रूरत नहीं। और चीख कर कहते हुए बाहर चली गई। आरव ने अफसोस से उसे जाते हुए देखा, लेकिन उसके बस में कुछ भी नहीं था और ना ही अब वह यहाँ बैठकर उसे दिलासे दे सकता था। वह गाड़ी निकाल कर चला गया और जाते हुए नौकरों को कह गया था कि और दीक्षा का ध्यान रखने के लिए कह गया था। जबकि दीक्षा वापस आकर अपने बेड पर रोने लगी थी। वह किससे बताती उस आदमी ने उसके साथ धोखा किया है। उसने तो ये सपने में भी नहीं सोचा था कि उस आदमी ने उसको बस इतनी सी ही खुशियाँ दी थी। ये सब सोच रही थी, तभी उसका मोबाइल बजने लगा। उसने फ़ोन कान से लगाया। फ़ोन से रवि की आवाज़ सुनकर उसने अपना मोबाइल कान से हटाया। अब उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे फ़ोन करने की? आप शायद जानते नहीं हो कि मैं अब आपकी पत्नी नहीं हूँ। जानता हूँ कि अब तुम मेरी पत्नी नहीं रही। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने तुम्हें खो दिया है। तुम्हें खोने के बाद मुझे अब एहसास हो रहा है। दीक्षा को उसका इतना मीठा शब्द सुनकर काफ़ी अजीब लगा था। रवि ने उससे कभी भी ऐसी मीठी बात नहीं की थी। शायद उसे सच में अब एहसास हो रहा था उसने क्या खो दिया है, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि इतने मीठे शब्दों से वह अपने जाल में फंसाना चाहता था, ताकि उसका बसा बसाया घर भी उजाड़ दे और फिर वह कहीं की ना रह जाए। दीक्षा चिल्लाते हुए कहने लगी कि आज के बाद मेरे फ़ोन पर दोबारा कॉल मत करना। जब उसने देखा कि ये किसी भी तरह मानने वाली नहीं है, मैं तो तुम्हें अपना समझकर बात कर रहा था। मैं तो तुम्हें बचपन से जानता हूँ। मैं तो आंटी के बहकाव में आ गया था। अब तुम मुझे कुछ मत समझो, लेकिन बचपन का दोस्त मानकर मेरी एक बार बात सुन लो। और मैं तुम्हारे पापा की पसंद हूँ। तुम मुझसे इस तरह कैसे रूठ सकती हो? दीक्षा ने उसकी बात सुनकर कॉल काट कर साइड में रख दिया। मोबाइल काफ़ी देर तक बजता रहा। उसे अपनी ज़िंदगी और किस्मत पर एक बार फिर से रोना आ रहा था। दीक्षा ने शाम को चंद्रावती को कॉल की और रोते हुए सारी हकीकत अपनी माँ को बता दी। दीक्षा की बात सुनकर उसकी माँ भी बिल्कुल चुप रह गई। चंद्रावती के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। ये तो आरव के आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दीक्षा को यूं रोता हुआ देखकर चंद्रावती का कलेजा फट रहा था। आरव ने दीक्षा से बात करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन दीक्षा ने उससे कोई बात नहीं की थी। दूसरे दिन उसने किसी को बताए बिना अपना सामान पैक किया और चंद्रावती के पास आ गई थी। चंद्रावती उसे देखकर बहुत हैरान हुई। बेटी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। दीक्षा रोती हुई चिल्ला पड़ी, माँ मैं क्या बोझ हूँ तुम पर कि आप इस तरह से बोल रही हो? हर कोई मुझे धोखा ही दे रहा है। मैं किसका सहारा लूँ? जो पापा ने चुना था उसने तो सबके सामने मुझे बेइज्जत किया, और जो आपने मेरे सहारे के लिए जिस आदमी का चुनाव किया, इन सब ने मुझे धोखा दिया है। मैं अब किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकती। मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। मुझे किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुझे यहाँ नहीं रखना चाहती हो तो मैं आपके पास से भी चली जाती हूँ, लेकिन मैं अपनी दुनिया खुद बसाऊंगी। दीक्षा पूरी तरह से टूट गई थी। इसी तरह चंद्रावती के पास दीक्षा को 1 हफ्ता बीत गया था। इस 1 हफ्ते में दीक्षा ने कुल 2-3 निवाला ही खाया होगा। उसके फ़ोन पर बराबर आरव का फ़ोन आ रहा था, लेकिन दीक्षा उसके फ़ोन को रिसीव नहीं कर रही थी। आखिरकार 10 दिन के बाद आरव वहाँ पर पहुँच गया और जो सच्चाई आरव ने उसे बताई उसका सर चकरा गया।
उसने बताया कि उसके बड़े ताऊ की फैमिली सभी किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, तभी एक ऐसा हादसा हुआ जिसे हम सब की दुनिया ही पलट गई थी। और उस हादसे में उसके ताऊ के घर की सभी की मौत हो गई, लेकिन उसके ताऊ के बेटे की पत्नी, जो कि बुरी तरह से जख्मी हो गई थी और वह प्रेग्नेंट भी थी, उसको हॉस्पिटल में एडमिट हुए पूरे 8 महीने हो गए थे। और उसकी भाभी ने ही उस प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। आरव ने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं उस बच्ची को और अपनी भाभी को सारी जिंदगी का सहारा दूंगा। आरव परिवार वालों के दबाव में आकर उसने अपनी भाभी से शादी की थी। आरव की भाभी ने और उसकी माँ ने यह भी कहा था कि तुम दूसरी शादी भी कर सकते हो, क्योंकि आरव की भाभी उस हादसे में अपाहिज हो गई थी और बस उसे एक सहारे की ज़रूरत थी और उसने बस अपने परिवार को समेटने के लिए ये शादी की थी। और उसी टाइम ये सब हादसा तुम्हारे साथ भी हो गया था, जिसकी वजह मैं ही था। इसलिए मैंने तुम्हें अपना लिया था। अब चाहे मुझे जो सज़ा दो, मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें अपने फैमिली से मिलवाने के लिए भी तैयार हूँ। तभी उसकी माँ और आरव की भाभी ने भी वहाँ आकर सभी को चौंका दिया। उन दोनों ने उसको खुले दिल से स्वीकार किया और अपनी गलती भी मानी, क्योंकि आरव ने पहली शादी अपनी मर्जी से नहीं की थी और अब दूसरी शादी भी एक हादसा ही था। दीक्षा बस उसे चुप नज़रों से देखती रही। वह एक खुली किताब की तरह उसके सामने था। वह चाहती तो उसे ठुकरा देती और चाहती तो उसे समेट लेती, लेकिन वह कोई भी फैसला नहीं कर पा रही थी। चंद्रावती ने उसे समझा बुझाकर घर भेज दिया। वह जाते ही दूसरे कमरे में जाने लगी, जब आरव ने हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बाहों में उठा लिया। मैंने कहा था ना कि तुम ये हक नहीं रखती कि अपनी मर्जी से मुझसे अलग हो जाओ। उसने उसके कान के पास अपने होठों को लाते हुए कहा और बाहर हवेली को भी सजाया गया और दीक्षा और आरव की सेज को भी सजाया गया। दोबारा से पंडित जी को बुलाया गया और सारे रस्म दोबारा हुए और सभी परिवार खुश थे। अब दीक्षा के पास मना करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उस रात दीक्षा आरव दो जिस्म एक जान हो गए थे। उसके तन से सारे पर्दों को आज़ाद करता उसे अपनी बाहों में भर लिया था। उसे 1 इंच भी हिलने नहीं दे रहा था। वह अपनी सांसें रुकती हुई महसूस कर रही थी, पर उसे अब बड़ा सुकून मिल रहा था। लंबी लंबी आहें भर रही थी और सिसकियों से पूरा कमरा गूंज उठा था। बार बार अपने ब्यूटी बॉल से आरव का हाथ हटाती। उसकी ब्यूटी बॉल अब लाल हो चुका था। आरव कहने लगा, पेपर से पहले तुम यही सब चाहती थी ना? मैं उस दिन तुम्हारी सारी चाहत को समझ चुका था। तुम्हारे पेपर की वजह से मैंने खुद पर कंट्रोल किया था। वह यही तो चाहती थी, उसे कोई सच्चा जीवन साथी मिले जो उससे मोहब्बत करे। उसने भी अपने आप को आरव के हवाले कर दिया। उस रात वह प्यार के समंदर में गोते पर गोते लगाते रहे। उनका हर दिन एक नई चाहत से बीतता था और आरव ने अपनी पहली पत्नी को भी उतना ही सम्मान देता था। 1 साल के बाद दीक्षा ने उस हवेली के चिराग को जन्म दिया था और दीक्षा उस बच्ची को भी अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। दीक्षा ने उन दोनों बच्चों के बाद तीसरा बच्चा पैदा नहीं किया। आरव उसे इतना चाहता था। दीक्षा कभी कभी सोचती भी थी, क्या मैं उसके इतने प्यार के लायक हूँ? आप लोग बताइए कि इस कहानी में गलती किसकी थी, आरव की या दीक्षा की, या फिर इन दोनों की किस्मत की? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करते जाना।